सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बिल्कुल एक नए मौजू पर बात करेंगे और वो है मोहतरम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की शदीद मुखालफत से हिमायत तक का सफ़र। हमारे इस चैनल पे हम आम तौर पर हालात हाज़िरा और ख़ास तौर पर सियासी हालात वगैरह पर हम बात नहीं करते। अलबत्ता सियासत से मुतअल्लिक़ा उसूली बातों पर हम गुफ्तगू करते हैं और उन उसूली बातों में किसी की हिमायत होती है या किसी पर उसकी ज़द पड़ती है, उससे क़त्अ नज़र हम बात करते हैं। हाँ, बीच में हमने कुछ गुफ्तगू ख़ास तौर पर एक दो सियासतदानों पर हमने गुफ्तगू की है। तो एक तो वो, दूसरा ज़िमनन हमने ख़ान साहब का बार बार ज़िक्र किया कई गुफ्तगू में और नक़्द के तौर पर उनको बुरा कहते हुए ज़िक्र किया। इसके अलावा हम फेसबुक वगैरह पे बहुत सालों से अपनी पोस्टों में बहुत ज़्यादा ख़ान साहब के ऊपर तनक़ीद करते रहे हैं और आज 25 अप्रैल 2024 की तारीख़ है। तो आज से पहले तक भी यानी हम काफ़ी अरसे से तो हमने अब इस तरह के मौज़ूआत पे कुछ लिखना छोड़ दिया, लेकिन ख़ास तौर पर जब वो इक़्तिदार में थे, फिर इक़्तिदार से महरूमी के बाद भी 2-3 महीने पहले तक भी उन पे हम बात करते रहें और अपनी निजी महफ़िलों में अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, तहरीक इंसाफ़ के दोस्तों और हामियों के साथ, उनके मुखालिफिन के साथ। तो लेकिन अब हमें लगता है कि जो एक उसूल और पैमाना सियासत में हमने किसी की हिमायत और मुखालफत के लिए अपने लिए वज़ा किया है या उसको पैमाना हम बनाते हैं, उस पैमाने की रूह से अब ख़ान साहब उस मकाम पर है जहाँ पर उनकी हिमायत ना करना या उनकी मुखालफत पर अड़े रहना, ये या तो गलतफ़हमी की बुनियाद पे ये काम हो सकता है या फिर महज़ तअस्सुब और ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर। क्योंकि अगर आप उसूली मौक़िफ़ पर कायम हैं, उसूल की बुनियाद पे किसी की हिमायत या मुखालफत करते हैं, तो उसमें फिर आपको उस उसूल को पेश नज़र रखना चाहिए। उसमें जब ख़ान साहब ख़ास तौर पर इक़्तिदार से महरूम हुए और एकदम लोगों के लिए एक हमदर्दी उनके लिए पैदा हुई उनकी अपनी तकरीरों से, गुफ्तगू से, सोशल मीडिया पे पीटीआई के सरगर्मियों से, और जो ख़ान साहब से मायूस हो चुके थे 2-3 साल की कारकर्दगी से, वो भी अब एकदम ख़ान साहब की हिमायत में आए और जो आम लोग भी है। तो उस वक्त हमें दोस्तों ने कहा भाई अब तो आप मान ले, अब तो ख़ान साहब मातूब हो चुके हैं, जहाँ से आपको ये होता है कि वहाँ पर आपकी पसंदीदगी है, तो फिर ये सियासी और आइनी जद्दोजहद नहीं होती। खैर, लेकिन हमने कहा नहीं, अभी वक्त है, क्या पता आगे क्या होता है, इंतज़ार करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि ये चीज़ चली और बात हुई, इस पे दोस्त हमें ताने देते थे, मशवरे भी देते थे, बताते भी थे, एक संजीदा गुफ्तगू में भी और एक हंसी मजाक की गुफ्तगू में भी। तो अब ये है कि भाई हमें ये कैसा, अब हमने अपना मौक़िफ़ को कैसा तब्दील किया, ठीक है। यानी जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बुनियादी तौर पर तो आपको उसूली बात को ही करना चाहिए किसी पार्टी शख्स का नाम लिए बग़ैर, लेकिन बसा औक़ात इंसान की मजबूरी होती है, गुफ्तगू की मजबूरी होती है, बात समझाने के लिए मजबूरी होती है कि वो बाकायदा नाम लेके बात करें। तो हम इसी वजह से उन पर बात कर रहे हैं। हमारा जो सबसे पहले ख़ान साहब से हम मुतारिफ़ हुए और उनको बराह रास्त देखा, वो हम बिल्कुल बचपन में गालिबन 1997 के अवाखिर या 98 के इब्तिदा की बात है। एक मदरसे में हम पढ़ते थे, तो फिर हमारे मदरसे के करीब एक और मदरसे में उनका एक जलसा रखा गया, एक मजहबी इदारे में। तो हम बच्चे लोग वैसे इस तरह के जलसों में जाने के शौकीन, तो हम चले गए, तो वहाँ पर ख़ान साहब की तकरीर सुनी और मुझे याद है कि उस तकरीर में उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब पे तनकीद की थी। उस वक्त शायद IMF से कोई मुआहिदा हुआ था और मियाँ साहब का 97 या 98, ये डेट देख लीजिएगा। तो उस पस मंज़र में उन्होंने बहुत बुरा भला कहा उनको। ये हमारा उनसे तारुफ़ था, बाकी अखबारों में, उसके बाद TV वगैरह पर भी उनके बयानात सुनते थे। उसके बाद फिर 2011 तक का जो ख़ान साहब है, उसमें हम ये देखते थे कि वो एक यानी पार्टी जो अभी मुकम्मल सियासी
पावर या ताकत में वो पार्टी नहीं आई थी, लेकिन बहरहाल लोग अब उनकी तरफ मुतवज्जे हुए थे। तो फिर उसमें ख़ास तौर पर जो खान साहब नक़्द करते थे, बुरा भला कहते थे, उसमें वो मुखालिफिन सियासी को भी कहते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो गैर जमहूरी क़ुव्वतों को भी आड़े हाथ लेते थे, ठीक है, यानी फ़ौजियों को, इस्टबलिशमेंट को, उन जर्नलों को जिन्होंने सियासत में मुदाखलतें की, मार्शल लॉ का निफाज किया। ठीक है, वो मुशर्रफ वाले केस अलग है, उसमें उस वक्त बेनज़ीर ने भी खुशी का इज़हार किया था जब मुशर्रफ ने उसको मियाँ साहब को हटा दिया था। तो वो सियासतदान उनके बयानात इस तरह होते हैं, लेकिन उसमें यानी उस वक़्त तक खान साहब से मुतासिर होने या उनके लिए हमदर्दी रखने का एक अहम फैक्टर यही था कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है या गैर जमहूरी क़ुव्वतों को भी वो रगेदते हैं या उनको बुरा कहते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे यहाँ एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ये तस्वुर है प्रोजेक्ट इमरान खान का, क़त्ल नज़र इसके कि आप इसको मानते हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल आपके मुल्क की ये तारीख़ है कि यहाँ पर जब फ़रिश्ते मुतहर्रिक होते हैं किसी शख्स को ऊपर ले जाने या गिराने के लिए, तो वो सारे आपकी तारीख़ के अंदर ये सब चीज़ें यानी तस्लीम शुदा है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महज इल्ज़ाम हो, लेकिन वो भी उसी बंदे को ऊपर ले जाते हैं जिसके ऊपर जाने के लिए कोई उसके अंदर ज़ाती सलाहियत हो, आवाम में उसके लिए कोई कबूलियत हो, वरना वो हर गली से किसी को उठा के ऊपर ले जाए, ऐसा नहीं होता। तो खान साहब चूँकि तबके को अपनी तरफ मुतवज्जे कर चुके थे, तो फिर उसके बाद हमने ये देखा कि खान साहब ने गैर जमहूरी जो क़ुव्वतें हैं, इस्टेब्लिशमेंट वगैरह, उन पे गुफ्तगू ख़त्म कर दी और सिर्फ़ अपने मुखालिफ सियासतदानों को ही बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने का जो सिलसिला न सिर्फ जारी रखा, माज़रत, ना सिर्फ उसको जारी रखा बल्कि उसमें बहुत शिद्दत भी पैदा की। तो उस पे हम जो मुल्क में जमहूरियत, आइन की बालादस्ती, सिविलियन बालादस्ती का ख्वाब देखने वाले, उस पर गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, वो खान साहब की इस बात से नाराज़ है या उनको ये लगता था कि उनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सियासतदानों की किरदार कुशी है, ये एक पूरा एक प्रोजेक्ट है और ये रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए उस दौर में फिर खान साहब के ऊपर नक़्द शुरू कर दी हमने, तनकीद, और करते करते जब खान साहब इक़्तिदार में आए, तो उस इक़्तिदार में आने के बाद ज़ाहिर-सी बात है वो फिर दोबारा उनका तरीक़ा यही था, तो उस पर हम बहुत मनफी राय हम देते थे, उनके ऊपर नक़्द करते थे, लिखते थे, बोलते थे। तो फिर ये लोगों को ये लगा कि कोई खान साहब के साथ कोई ज़ाती इनात या दुश्मनी, देखें हम एक आम आदमी होने के नाते इस मुल्क के खान साहब, जरदारी साहब, मियाँ साहब, बाकी जो इस तरह के लोग हैं, उनसे हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। मुकाबले से मुराद है कि हम ना उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी की कोई ना वजह है, ना उनसे हसद करने की कोई वजह है, ना हम उनके मुकाबले पे है, ना हमारे उनके साथ कोई मुआजना है। ये पावर वाले लोग, ताकतवर लोग हैं, तो हम तो आम लोग हैं ना, हमारा तो उनसे नहीं बनता कि हम उनसे हसद करें या उनसे कोई मुकाबला हो। तो महज कुछ जो अपना एक फ़हम है उसूल, उसकी बुनियाद पे ये सब कुछ होता था। तो इक़्तिदार में भी फिर खान साहब जो है जब आए, तो उस वक़्त आपको पता है किस तरह से बाजवा और ये सारे लोगों के साथ इनके एक पेज का पूरा एक सिलसिला चलता रहा। तो उस पर भी हम यही समझते थे कि भाई ये उसी प्रोजेक्ट की बुनियाद पे ये सब कुछ हुआ है और मुखालिफिन को दबाना, उनकी किरदार कुशी, तो ये सब होता रहा। और जब खान साहब इक़्तिदार में आए, तो एक अच्छी बात ये हुई कि जो उनके शदीद हामी लोग थे, हम जानते हैं अपने ज़ाती दोस्तों को भी और सोशल मीडिया पे भी, जो उससे 2 साल पहले बहुत इश्क और मोहब्बत में मुब्तला होकर चीज़ें लिखते थे, दिफा करते थे, ख्वाब वो देखते थे, तो 2 से ढाई साल में उनका ख्वाब जो है वो चिकनाचूर हुआ या उसके शिद्दत में कमी आई। और हम कई लोगों को जानते हैं, आप खुद जो दोस्त मेरे बात सुन रहे हैं उनको पता है कि उन्होंने खान साहब की हिमायत में लिखना ही छोड़ दिया। यानी वो आप उन पर नक़्द करते थे, वो शर्मिंदगी से अपना मुँह छुपा लेते थे। और ये होता है, यानी आप जब बड़े नारे दे, बड़े ख्वाब दिखाए, और ज़ाहिर है आपके मुल्क के वसाइल और मसाइल के होते हुए जो मौजूद है उसमें ये सब चीज़ें नहीं पूरी हो सकती थी, तो ये बनता था। उनके कुछ स्लोगन्स, कुछ नारे ऐसे भी थे जिनके जो नाकाबिल अमल थे, तो उसमें वो शिद्दत में कमी आई, यानी उनकी हिमायत में कमी आई। और जो हम मुखालिफत करने वाले, जो जमहूरियत की बुनियाद पर, आइन के बालादस्ती के ख्वाब की बुनियाद पर उनकी मुखालिफत करते थे, वो अपनी मुखालिफत पर अड़े रहे। फिर ये हुआ कि खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आती है। उससे पहले अपोजिशन को आज़ादी मिली थोड़ी सी। अब वो जो अदम एतमाद की तहरीक जब कामयाब हुई, तो उसके बाद फिर खान साहब के जो हामी जो पीछे हो गए थे, वो बिल्कुल बहुत शिद्दत से वो आगे आए और बहुत फिर एक लड़ाई शुरू हो गई। और उसमें खान साहब ने ये बात कही थी कि मैं इक़्तिदार से महरूम होने का ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, और वाकई में वो ख़तरनाक हुए। यानी हम उस वक्त ये समझते थे कि ये भी एक खान साहब ने एक सियासी नारा ही दी है, लेकिन
ये हमारे लिए बहुत अचंभे की बात थी कि वो वाकई ख़तरनाक साबित हुए, और किस तरह हुए वो हम थोड़ी सी बात आगे भी करेंगे। अच्छा, ये जो अदम एतमाद वाली तहरीक है, इसमें एक मसला, यानी उससे पहले जो अपोजिशन के लोग थे, शाहिद खाकान अब्बासी के बयानात है, मरीम नवाज़ के अपने बयानात है, जब अपोजिशन में ये तय नहीं हो रहा था कि खान साहब को कैसे हटाना है, तो उस वक़्त ये लोग ये कहते थे कि नहीं, यहाँ तो किसी भी जमहूरी और सियासी वज़ीर आज़म को हटाने के लिए उधर से रजामंदी ज़रूरी है, तो हम तो उनसे नहीं मदद लेंगे, उनसे मदद ले के खान साहब को नहीं हटाएंगे, ये इनकी बातें होती थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसरार करके नहीं, हम अदम एतमाद लाएँगे। अच्छा, वो अदम एतमाद की तहरीक आई, तो उसमें फिर जो हम जमहूरियत पसंद लोग है, वो उसकी तावील यही देते थे, या उनको ये लगता था, हमें दयानतदारी से ये लगता था कि ये खालिस सियासी तहरीक है और सिर्फ सियासतदानों ने मिलकर अपने पत्ते खेल कर खान साहब को निकाला। लेकिन उसमें खान साहब का और उनके हामियों का मौक़िफ़ यह था कि ये पूरी साजिश है, यानी आपके मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट, ख़ासतौर पर बाजवा और फिर आलमी इस्टेब्लिशमेंट, इन सब की गठजोड़ से हुआ। उसमें फिर कई लोग ऐड होते गए, मोहसिन नकवी, हुसैन हक्कानी, अमेरिका, फिर अभी पिछले दिनों ये जो मरवत साहब ने कह दिया कि सऊदी अरब भी उसमें शामिल था। तो खैर, ये कहने का मतलब है कि ये एक उनका ये कॉन्सेप्ट था। जो दूसरे नुक्ते नज़र, यानी जो किसी पार्टी के रुकन या किसी पार्टी के कोई MNA MPA या किसी पार्टी का ओहदेदार है, वो तो बिल्कुल अपने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक बात करेंगे। लेकिन वो लोग जो महज किसी उसूल की बुनियाद पर किसी पार्टी या किसी शख्स की हिमायत या मुखालफत करते, तो उनमें से अक्सर का ये ख्याल था कि नहीं, ये खालिस सियासी और जमहूरी अंदाज से कामयाब होने वाली तहरीक है। उसमें हमें यह लगता था कि चूँकि इस्टेब्लिशमेंट पे बहुत तनकीद हो रही थी, उनको बुरा भला कहा जा रहा था, नवाज शरीफ ने कई तकरीरों में नाम लेकर बात शुरू कर दी थी, तो उनको वो दबाव में आकर उन्होंने ये किया कि भाई अब हम ना हिमायत में है ना मुखालफत में, हम सियासतदानों के हवाले करते हैं। सियासतदान जिस तरह से अगर अदम एतमाद ला के कामयाब करते तो ठीक है, नहीं कामयाब करते तब भी ठीक है, हमें ये लगता था। लेकिन बहरहाल अब इसमें दोनों राय मौजूद है, आप किस तरफ है ये आपके ऊपर है। तो अदम एतमाद इससे पहले बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ आई, लेकिन वो बड़ी बात है, तमाम मुल्क के जो खुफिया और ज़ाहिरी ताकतें एक तरफ होने के बावजूद उस अदम एतमाद की तहरीक को नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन खान साहब के मामले में ऐसे नहीं हुआ, यहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई। अच्छा, अब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने पर, जैसे मैंने आपसे कहा, एक तो ये, अच्छा, इस पर जो उस वक़्त के जो PDM है, जरदारी साहब और मौलाना साहब और इस तरह के लोग, जो सबसे बुनियादी वजह बताते थे कि भाई आपको ऐसी क्या आफत आ पड़ी, 1 साल और रहने देते ताकि वो अपना पूरा करके चले जाते, और उसमें उनको ज़्यादा नाकामी होती, सियासी मौत भी हो सकती थी उनकी, क्योंकि जो उनके साथ जो नौजवान ख़ास तौर पर, या जो हमारे आम लोग उनके पीछे लगे थे खान साहब के, वो बहुत मुखलिस थे। यानी उनको ये लगता था कि मुल्क के अंदर जो हकीकी जो गुर्बत है, बेरोज़गारी है, यहाँ पर तरक्की नहीं है, और यही लोग जब दुबई में, अमेरिका में, बाकी ममालिक में जाते थे, उनको लगता था बड़ी तरक्की है और हम बहुत पीछे हैं। तो इनको ये वाक़यातन इनको ये लगता था कि इस सब के पीछे 2-4 सियासतदानों की चोरियाँ है, बस ये 2-4 चोर है, इनकी चोरियों की वजह से हम पस्ती में है, हम ज़िल्लत में है, हम नीचे हैं। तो वो दयानतदारी से बेचारे वो लगता था, उनको लगता था कि हम खान साहब हमें इनसे निजात दिला देंगे। तो वो जो मुखलिस लोग थे ना, उनको कम से कम उस 5 साल के अंदर ये बात आनी थी कि भाई जो एहतिसाब का पूरा बयानिया था वो कहाँ गया, तरक्की का जो बयानिया था वो कहाँ गया, लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया। अच्छा, उस पर जो तावील वो लोग पेश करते थे अपोजिशन वाले उस वक़्त, हमें उस वक़्त भी इस पर शरह सदर नहीं होता था। यानी हम बात तो कर लेते थे, हम कहते थे ये यूँ है, लेकिन यकीन माने, यानी हम दिल से उस दलील से हम मुतमईन नहीं थे, और कोई और वजह भी समझ में नहीं आती थी। वो दलील क्या थी कि खान साहब जो है वो जनरल बाजवा को जो है ना, वो नहीं, फेस को आर्मी चीफ बनाना चाह रहे हैं। अच्छा भाई, फिर उसके बाद वो 10 साल और 20 साल का उनका प्लान है, वो सदारती निज़ाम लाया जाएगा और अपोजिशन का खात्मा होगा और वन पार्टी रूल यहाँ पर लागू किया जाएगा, और उसमें जो सबसे ज़्यादा था कि फेस को आर्मी चीफ लाया जाएगा। तो भाई अगर फेस को आर्मी चीफ लाया भी जाएगा तो उससे क्या होना था, यानी आप तमाम सियासी पार्टियाँ एक तरफ होकर अगर एक जर्नल को, एक आर्मी चीफ को लगाम डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। जब आप खड़े हो जाते हैं तो फिर होता है, यानी आपके मुल्क में जो ये तो फिर भी पस पर्दा बैठ के हुकूमत कर रहे थे ना। आपके यहाँ तो अयूब को आपने कैसे हटाया, मुशर्रफ को कैसे हटाया, ठीक है ना, तारीख है ना ऐसे, यानी वो पावरफुल मार्शलाई दौरों में, अदवार में भी लोग खड़े हुए तो उनको जाना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन फैज़ साहब के साथ खान साहब की जो एक मोहब्बत और एक उनका जो ताल्लुक़ और एक लगाव था वो नज़र आता था। कई जगहों पर आर्मी चीफ के साथ भी इख्तलाफ हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये दलील दी जाती थी, लेकिन इस दलील से हम मुतमईन नहीं होते थे। ये अभी वहाँ पर हम खड़े जहाँ पर अभी भी हम खान साहब के मुखालिफ है या उनको बुरा समझते थे, या जिनको हम कहते थे कि भाई ये गैर जमहूरी क़ुव्वतों के आला-ए-कार है। लेकिन उसके बाद फिर वज़ारत उज़्मा से खान साहब जब महरूम हुए, उसके बाद जो खान साहब ने बयानात देने शुरू किए, गुफ्तगू शुरू की, तकरीरें शुरू की, तो उस वक़्त चूँकि आर्मी चीफ वो फैज़ साहब
अपना बाजवा साहब, तो हमारे यहाँ आमतौर पर जो हाजिर सर्विस जो चीफ होते हैं आर्मी, उनको सियासतदान आमतौर पर उनका नाम लेके नप नहीं करते। तो खान साहब ने भी एहतियात की, मीर सादिक, मीर जाफ़र, ये चीज़ें कही, और हमें तो वहाँ से समझ में आता था कि वो इशारा किसकी तरफ है। लेकिन खान साहब ने बतौर एहतियात, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लड़ाई और अपनी जो जारहियत है, या जो अपना जो मुज़ाहिमती जो उनका सियासत का उन्होंने रुख अपना लिया था, उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जा रहे थे। और ख़ान साहब इस मामले में बहुत समझदारी से कभी उन्होंने मुजाहरा किया, वो करते भी है कि वो लड़ाई जब शुरू करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी उठान उठाते हैं, और फिर एंड में जाके वो बिल्कुल जो है ना छक्के लगाना शुरू करते। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि जब बाजवा इक़्तिदार से गया, अपने आर्मी चीफ के ओहदे से माज़ूल, यानी उनकी मुद्दत ख़त्म हुई, तो उसके बाद फिर खान साहब ने खुल के नाम लेना शुरू किया कि भाई बाजवा ही असल था का किरदार हमें हटाने में, आदमी एतमाद को कामयाब बनाने में, और बाजवा जो है ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट से इसका वो था, ये सारा एक खान साहब ने। अब इसके बाद अब खान साहब के लिए दिल में एक हमदर्दी सी पैदा होने का एक टाइम या मरहला अब शुरू हुआ। यानी अब आपने असल जो जड़ है जो असल पाकिस्तान में जो तनाज़ा है, पाकिस्तान में जो असल बुनियादी उम्मुल मसाइल हम जिसको कहते हैं, बाकी तो बहुत सारे मसाइल हैं, वो जैसे उम्मुल खबाइस कहते हैं शराब को ना, तो हमारे मजहबी लोग, तो हमने कहा कि वो उम्मुल मसाइल जो है ना वो ये है कि पावर कहाँ होना चाहिए, ताकत का मरकज़ क्या है, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा या वो एक 22 या 21 ग्रेड का ऑफिसर। तो ये झगड़ा, तो जब खान साहब ने इस नहज पर तनकीद शुरू की, उसमें उन्होंने अपने मुखालिफ सियासतदानों को भी नहीं छोड़ा। जैसा तो सऊदी अपोजिशन जो के लोग थे, शहबाज शरीफ लोग, ये हुकूमत में आ गए थे, तो खान साहब ने दोनों पे सिलसिला शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तनकीद की शिद्दत जो है वो बाजवा और डिक्टेटर्स और ये जो इस्टेब्लिशमेंट उनकी तरफ, और जैसे जैसे उनके नक़्द का रुख उस तरफ मुड़ता था, हम दिल ही दिल में खुश भी होते थे, और अपनी जो खान साहब से एक सियासी और उसूली बुनियाद पे हम समझते थे जो इख्तलाफ था, उस वजह से हम उनकी मुखालफत में हम कमी लाते। तो उस वक्त भी कई दोस्त कहते थे जी अब तो हमने कभी इंतज़ार करो, अभी तो देखो, अभी तो अदालतें खान साहब के साथ है, अभी तो इनको जेल होने दे, और इस तरह फिर पता लगेगा कि कितना ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और कितना ये सिविलियन बालादस्ती के लिए खड़े हैं। खैर ये होता रहा, और फिर 9 मई और 9 मई के बाद फिर वही बात कि यानी पीटीआई का, तो हमारा ये बाहर से बैठा हुआ एक शख्स का ख्याल है कि पीटीआई के हामियों का या खान साहब और उनके जो पार्टी के लोग हैं, उनका ये ख्याल था कि ये इनकलाब का दिन होगा। यानी इनकलाब क्या होता है कि तमाम मुल्क के एक बहुत बड़ी तादाद अवाम की उठ खड़ी हो, सियासी पार्टी के वर्कर्स नहीं, अवाम, सपोर्टर्स, वोटर को भी छोड़े, जो दूसरे लोग भी है वो भी उठ खड़े हो और कभी हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान करते हैं। तो फिर अगर वो कामयाब हो जाए तो वो इनकलाब है, नाकाम हो जाए तो बगावत है। तो ये चीज़ हुई। अब इससे पीटीआई वालों का भी 2-3 मुतज़ाद उनका मौक़िफ़ था, लेकिन शिद्दत से उनका ये था कि भाई ये जो जिन पे हम तनकीद कर रहे हैं उन्होंने ख़ुद करवाया, बार वो हुआ। उसके बाद फिर हमें लगता था कि भाई यहाँ पर इनको खुल के एक चीज़ को या तो ऑन करना चाहिए या बिल्कुल शिद्दत से उसका इनकार कर देना चाहिए। तो खैर ये हुआ, और फिर उसके बाद जो पेशियाँ हुई और ये सारा, और फिर खान साहब जब जेल गए, उस जेल जाने के बाद भी हम अभी हमारा शरह सदर नहीं था कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, बल्कि ये अपने बारगेनिंग के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं, जिस तरह बाकी सियासतदान भी करते हैं। फिर जेल जाने के बाद फिर वो इलेक्शन का टाइम आया, तो उसमें हम आपको बताते हैं कि हमने खान साहब को पहली बार हमने वोट दिया पाकिस्तान में, और हमने खान साहब को वोट नहीं दिया, और इसी बुनियाद पर नहीं दिया कि जो हमारा एक सोचा समझा जो उसूल है और जिसको हमने अपने मुतालिए और मुशाहिदे और इन चीज़ों से अख़ज़ किया हुआ, ज़ाहिर सी बात है एक हर जमहूरियत पसंद के पास एक उसका अपना एक पैमाना होता है और उस पैमाने से ऊपर रखता है। लेकिन उसके बाद हुआ जब ये मुतनाज़ा हुआ उसका रिज़ल्ट और ये सारा कुछ, और उसके बाद जब खान साहब ने जेल के अंदर बैठ कर खुल कर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ गुफ्तगू शुरू की, जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग थे उनका बाकायदा नाम लेना शुरू किया, तो अब हमें ये शरह सदर हुआ, या हमें लगता है कि अब खान साहब उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर वो एक उसूली बुनियाद पर, उसूली मौक़िफ़ पर वो कायम है। और उस उसूली मौक़िफ़ की निशानी ये है कि वो अपने चारों तरफ से वो घेरे में है, फ़ौज, पुलिस, रेंजर्स, ठीक है ना, जेल के अंदर होना, यानी वो इस वक्त रियासत और हुकूमत के कब्ज़े में है। कोई उनको कुछ भी करना चाहे तो किया जा सकता है उनके साथ। वो अलग बात है, अवामी रद्द-ए-अमल आएगा जो भी, लेकिन कहने का होता है कि कोई उनको ज़द-ओ-कोब भी कर सकता है, उनको टार्चर भी कर सकता है, उनको कोई और चीज़ भी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें की जा सकती हैं। यानी वो इस वक्त पहले तो बनीगाला में बैठते थे, ये जमान पार्क में जहाँ पर हज़ारों उनके कारकुनान होते थे, तो एक
था कि भाई यहाँ तो बंदा बैठ के बात कर सकता है, कोई पहुँच नहीं सकता हूँ, लेकिन अब वो कमज़ोर है, कमज़ोर इस मफ़हूम में कि वो अपने मुखालिफिन के नरगे में है, ठीक है, वो कैद में बंद है। उसके बावजूद जिस अंदाज से वो अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, ये अब जमहूरियत पसंद, आइन पसंद, अवामी बालादस्ती के लिए बात करने वाले, उनके लिए बहरहाल अब ये सोचने का मौका है कि अब खान साहब लड़ाई को वहाँ ले गए हैं जहाँ पर आम तौर इस मुल्क के अंदर ये लड़ाई चली जाती है, ठीक है। अब देखना मियाँ साहब, हम लोग कभी भी बतौर एक सियासत के तालिब इल्म होने के, देखा सियासत से हमें बचपन से दिलचस्पी है, पढ़ने लिखने की हद तक, बोलने की हद तक, और पार्टियों के उतार चढ़ाव ये सब के हवाले से यानी बतौर तालिब इल्म हमारी दिलचस्पी है। एक बाकायदा एक सियासी वर्कर के तौर पर नहीं, हमने उस तरह एक पार्टी में कुछ अर्सा टाइम लगाया, लेकिन वो ऐसे ही था। खैर, कहने का होता है कि तो मियाँ साहब ने जब एस्टेब्लिशमेंट बयानिया उठाया और ख़ास तौर पर 2017-18 में जेल से उनको रिहा करने के बाद डील के तहत है या जो भी, वो जब लंदन चले गए तो वहाँ से फिर उन्होंने एक दो जलसों में जब खुल के बात की तो हम सारे उसके हामी हो गए कि भाई अब जो है ना मियाँ साहब जो वो वाकई में वो अब मुल्क में सिविलियन बालादस्ती के लिए एक अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है वो हम थोड़ा आगे देखेंगे। तो अब खान साहब जो है उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वो खुल के नाम ले रहे, मुकम्मल तनकीद कर रहे हैं। अभी हम आगे बताएंगे कि लोग उनको क्या क्या मशवरे देते हैं और मशवरों की क्या हैसियत है। तो इसलिए हमें शरह सदर अब होता है, अब ये अभी तक का है, हो सकता है अगले लम्हे कल बात और तब्दील हो जाए, वहाँ पर उनकी कोई ऐसी सेटिंग या सुलह हो जाए जिसका खान साहब दोबारा कि किसी का मोहरा बनने के लिए तैयार हो जाए, जिस तरह ये लोग बन गए। शहबाज शरीफ साहब वगैरह तो आपको पता ही है, तो बिल्कुल आमन्ना वसद्दक़ना और मुती फर्माबरदार तबीयत के शख्स है। तो अब ये है कि यानी हम कैसे इस तक पहुँचे कि खान साहब की शदीद मुखालिफत से उनकी हिमायत तक का जो मुख्तसर सफ़र है वो हमने आपको बता दिया। अब हम कुछ चीज़ें वो देखते हैं कि हम जो खान साहब के अभी भी जो मुखालिफ हैं, अच्छा उस वक्त भी कुछ सहाफ़ी, कुछ यूट्यूबर्स जो खान साहब पे शदीद तनकीद करते थे, हम उनको सुनते थे, अभी भी देखते हैं, उनके शदीद हामियों को भी देखते हैं। तरीक़ा हमारा यही होता है हर किसी भी मौजू पर कि शदीद हामी, शदीद मुखालिफ और जो मोतदिल मुनाक़िदीन, उनको आपको पढ़ना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। उससे फिर आपकी एक राय बनाने में आपको आसानी होती है कि अच्छा ये शदीद हामी है, ये शदीद मुखालिफ है। ये तो बिल्कुल हर किसी शख्स की जो शदीद हामी है वो उसके हर गलत काम को भी सही बना के पेश करने की कोशिश करेगा, जो शदीद मुखालिफ होगा वो उसके हर अच्छे काम को भी बुरा बना के पेश करेगा, और जो मोतदिल होगा वो जहाँ उसको गलत लगेगा गलत, जहाँ सही लगेगा अब वो उसकी राय में। यानी ये ज़रूरी नहीं कि मिसाल एक शख्स को मैं गैर मोतदिल मानता हूँ तो इसका मतलब नहीं कि मैं उसकी हर राय को सही मानूंगा, नहीं, मतलब आपको अपनी राय बनाने में आसानी हो जाती है। ये हमने मज़हब के मसले में भी यही अपनाया हुआ मनहज, सियासत के अंदर भी और बाकी ज़िंदगी के जो इस तरह के मामलात या मसाइल है। जो अब खान साहब की जो शदीद मुखालिफिन थे उनमें से कुछ तो अब थोड़े से नरम पड़ गए, लेकिन कई को मैं ये देखता हूँ कि अभी भी उसी तरह से तंज़ो तशनी, उसी तरह से बुरा भला, उसी तरह से उनका मजाक उड़ाना, उसी तरह से उनको बुरा कहना। तो भाई अगर आपका उस वक़्त उसूली मौक़िफ़ था तो फिर अब आपको उस उसूली मौक़िफ़ के मुताबिक आपको अपनी राय पर नज़रसानी कर लेनी चाहिए। नहीं तो फिर या तो आप गलतफ़हमी में मुब्तला है, या आप तासुब का शिकार है, या आपको एक शर बुरा ही लगता है। तो इस बुनियाद पर अब जो उनके मुखालिफिन है वो खान साहब को ऊपर जो नक़्द करते हुए चंद बातें करते हैं और करते हुए वो मशवरे भी देते हैं। मिसाल के तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा जिस पे बात की जाती है वो कहते हैं भाई अखलाकियात का ये लोग दरस देते हैं, यानी खान साहब को कि भाई अखलाकी पैमानों को पामाल करते हैं खान साहब, इनको अखलाकियात का कोई ख्याल नहीं। तो बाबा जिनके साथ खान साहब लड़ रहे हैं या जिनके साथ उनकी सियासी मुखालिफत है या जिनके साथ उनकी एक झगड़ा है, समझ ले, ठीक है, सियासी झगड़ा और इक़्तिदार के ऊपर आने और उससे निकलने के, तो क्या वो अखलाकियात के ऊपर पाबंद है? यानी या तो इस वक्त होना कि अभी कहे भाई आपका मुखालिफ इतना अखलाकियात के इतना बुलंद पाए पर या उसके किसी नीचे पाए पर भी खड़ा है, तो आप ये कहे कि यार देखो वो अखलाकियात के मैदान में आपका मुखालिफ वो है, तो आप जैसा वो आपका मुखालिफ है आपको वैसे ही अपने जो है ना पोजीशन रखनी होती है। यानी हम आइडियल सूरत हाल की बात नहीं कर रहे, जो मज़हब की तालीम या अखलाकी जो आइडियल है उसमें हम बात नहीं कर रहे। यानी जो मसीह ने कहा था कि अगर कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी पेश कर दो, या इत्फा बिल्लती ही ahsan फ़इज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, ठीक है ना। यानी कि जो आपका मुखालिफ है वो आपका दोस्त बनेगा जब आप उसकी बुरे को भी अच्छे से बदला दो। ये एक आला पैमाना है, हम उस वक्त इस पर बात ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो बरसर ज़मीन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसके मुताबिक फिर खान साहब का ये जो अंदाज़ है, उनकी ये पोजीशन है, बिल्कुल ठीक है कि आपका मुखालिफ जब आपकी किरदार कुशी, आपके ख़िलाफ़ बात करने, आपको बदनाम करने, आपको ज़लील करने के लिए वो हर बार आपका मुखालिफ इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो फिर इनको भी इसको करना चाहिए। तो ये अखलाकियात का दरस। दूसरा लोग कहते हैं जी आइन और कानून की पासदारी। आइन और कानून की पासदारी से मुराद आमतौर पर ये लोग लेते हैं कि भाई खान साहब जो है वो उनके लिए आइन और कानून की पासदारी या उसकी बालादस्ती तो उनका मकसद ही नहीं है। अच्छा भाई क्या मकसद है? पावर पॉलिटिक्स है। तो भाई बाकी भी तो पावर पॉलिटिक्स ही है ना। एक तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर भी आप आइन और कानून की पासदारी का दरस उस शख्स को दे रहे हैं जो इस वक्त जेल में है जो मुक़य्यद है, जिसको सज़ाएँ दी जा चुकी है, बाकी सज़ाएँ उनकी अभी होनी है जाके, ठीक है। वो हर तरफ से वो कमज़ोरी में उनको जकड़ दिया गया है। उनके अपनी पार्टी के अंदर से भी आप वो चीज़ उस तरह से नहीं नज़र आती। तो कहने का मतलब है कि आप उस बंदे को दे रहे हैं और जिनके खिलाफ उसका इशारा है, क्या वो आइन और कानून के पासदारी करने वाले लोग हैं? ये आप खुद देख लीजिएगा। तीसरा जो आमतौर पर लोग कहते हैं कि जी खान साहब को वो लोग मशवरा देते हैं फ़ौज से मोहब्बत का। देखिए ये तो हमेशा आपके मुल्क में जब भी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट का जो एक मसला रहा है उसमें ये बारीक फ़र्क हमेशा रखा गया है। यानी जो सियासतदान है या जो बड़े लोग हैं उन्होंने हमेशा इसको रखा है। उन्होंने फ़ौज बतौर इदारा, उनका जो दिफाई काम, मुल्क की हिफाजत और जो जो उनका है आइन में जो उनके लिए तय है, जो उनके लिए, उसको अलग रखते हैं। और जो सियासत में मुदाखलत का पहलू उसको अलग रखते हैं। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का मतलब यही है ना कि जो उनको वो आइन से मावरा होकर कोई भी कदम उठाए, फौजी जर्नल हो, कर्नल हो, नीचे लेवल को हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी से हो, अदलिया से हो, कहीं से भी हो, तो जो भी आइन और कानून से अपने आप को मावरा समझेगा या वो अपनी ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर सियासत में मुदाखलत जो भी करेगा तो उसके खिलाफ मुखालफत करना, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। वो अलग बात है कि आपने वो जो इदारा इतना फैल गया, उसको इतने क़ुव्वत और ताकत उसको हासिल हो गई कि अब हर जगह आपको उसकी राजधानी नज़र आती, उसका ख़ात्मा, और वो सब ज़मीनी बात है। लेकिन बुनियादी बात ये है, तो खान साहब भी ये कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं, वो बार बार बयान देते हैं कि फ़ौज हमारी फ़ौज है, हमें फ़ौज से मोहब्बत है, फ़ौज ज़रूरी है मुल्क के लिए। लेकिन उनकी जो मुखालिफत है या उनका जो झगड़ा है वो वही, यानी कि सियासत में मुदाखलत। ये उनको लगता है कि भाई ये सियासत में मुदाखलत है, हमें सियासी तौर पर नाकाम करने, दबाने के लिए जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ कर रहे। तो वो उस बुनियाद पे, तो ये फ़ौज से मोहब्बत का दरस है। पहले लोग नवाज शरीफ को देना शुरू कर दिया था, समझे ना, जो मुखालिफिन थे मियाँ साहब के। और आप जो लोग अभी इस वक्त खान साहब को ये मशवरा दे रहे हैं, आप लोग अभी भी नवाज शरीफ साहब के कैम्प में हैं, तो आप लोग किस मुँह से ये कहते हैं? यानी आपके कायद पर भी यही इल्ज़ाम था, लगता था कि भाई ये फ़ौज मुखालिफ है, और आप लोग क्या कहते थे? नहीं, ये फ़ौज मुखालिफ नहीं, ये तो सियासत में फ़ौजी मुदाखलत के मुखालिफ। तो मियाँ साहब, आप खान साहब को भी ये बात उसको उनको ये दे, यानी उनको ये उज़्र दे कि वो भी जो मुखालफत कर रहे हैं वो फ़ौज की मुखालफत नहीं है, फ़ौज बतौर इदारा उसके ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि वो उनके ज़ाम या उनके ख्याल के मुताबिक जो फ़ौज की सियासत में मुदाखलत है उसके ख़िलाफ़ है। इसी तरह एक और सबसे ज़्यादा जो बात की जा रही है, की जाती, वो ये है कि वो आर्मी चीफ़ के बजाय सियासतदानों से बात करनी चाहिए। खान साहब ये क्यों कहते हैं कि मैं बात करूँगा तो आर्मी चीफ़ से करूँगा? अब ये कहा उन्होंने कई इशारों में, की जो खबरें बाहर आ रही है, ये रिपोर्टर्स वगैरह से वो बात करते तो उसमें चीज़ नज़र आती है। अच्छा, इसमें मसला क्या है भाई? नवाज शरीफ किससे बात करके गए? लेकिन अभी बाजुआ कस्में उठा रहे, यानी बेज़मीर इंसान। वो बाकायदा एक प्रोग्राम जिस शादी में आया उसमें कुरान लेकर आ रहे जेब में, और ये पहले उन सहाफ़ियों से उनकी बात हुई होगी कि हम वहाँ पर मिलेंगे, वो माँ की कब्र की कस्में उठा रहे, समझे ना। यानी आप कहने उसी से वो कहते हैं नवाज शरीफ को बाहर भेजने में मेरा हाथ नहीं, तो किसका हाथ है भाई? ठीक है, यानी ठीक है खान साहब की हुकूमत भी शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ना हो। फिर मैं इसमें बुला के खुफिया जो सियासतदानों से आपकी मुलाकातें होती थी शहबाज शरीफ पे, तो ये भी इल्ज़ाम है कि गाड़ी की डिग्गी में बैठ के लोग कहते हैं हम तो पता नहीं, हम तो ना सहाफ़ी है ना हमें उस तरह, हम तो सिर्फ उस चीज़ों पर बात कर रहे हैं जो रिपोर्टेड बातें हैं। यानी हम ये नहीं कह रहे कि ज़राए से हमें ये चीज़ पता चली, हम ये इल्ज़ाम लगाए, नहीं। जो चीज़ें अखबारों में, मीडिया पे बाहर चीज़ें आ चुकी जिस पे हज़ार बार लोगों ने गुफ्तगू की, हम तो सिर्फ उन्हीं हक़ाइक़ की बुनियाद पे हम बात कर रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि ये सब कुछ, फिर ये बिलावल साहब और ये जरदारी, इन सब की मुलाकातें साबित है। यानी एक आर्मी चीफ से अपोजिशन के सारे लोग मिल रहे उस वक़्त, समझे ना। तो बात किस से कर रहे थे आप लोग? ठीक है, आप आज खान साहब की मुखालफत में ये बात कर रहे हैं कि खान साहब को जो है ना आर्मी चीफ के बजाय सियासतदानों से बात। भाई सियासतदानों के पास इख्तियारात क्या है? सियासतदान कर क्या सकते हैं आप बताएं, ठीक है ना। तो इख्तियार और इक़्तिदार के जो मालिक, उसी से बात होगी ना, जो भी बात होती है। जी खान साहब से सियासतदानों से बात क्या करें? खान साहब बताएं, मतलब किस बुनियाद पे इस वक्त खान साहब के ऊपर उनके बकौल सारे झूठे मुकदमात है, गलत है, उनको दबाने के लिए किया गया।
और उनका इल्ज़ाम है कि हम पे ये लोग बनवा रहे हैं, यानी जिनकी तरफ उनका इशारा, तो उन्हीं से बात होगी ना। दूसरा ठीक है, वो एक अलग चीज़ है जो हमारे जैसे एक जमहूरियत पसंदों का एक आइडियल जो हमारा एक मौक़िफ़ है कि भाई अब दोबारा खान साहब, अचकज़ई साहब, मौलाना साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, तमाम सियासी पार्टियाँ, शहबाज साहब, नवाज साहब, ये सब बैठें, बड़ी छोटी तमाम सियासी पार्टियों को बैठाकर, जो भी स्टेक होल्डर्स है सियासत वगैरह में, उन सबको बैठाकर दोबारा एक मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है, जो बेनज़ीर और नवाज शरीफ साहिबान के दरमियान एक 2006 में हुआ और उसका बड़ा अच्छा नतीजा आया और उससे बड़ी चूलें हिल गई थी लोगों की। और ये नहीं कि आप उसकी तहक़ीर करें, वो अलग चीज़ है, इसके लिए बैठा जा सकता है उनको बैठना, लेकिन अभी फ़िलहाल इस वक्त तक इसका कोई इम्कान नहीं है, ठीक है, कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर पार्टियाँ इस वक्त इक़्तिदार के अंदर शामिल हैं या इक़्तिदार के अंदर शामिल होने वालों की को बचाने के चक्कर में है। तो इस वक्त तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हो सकता है अल्लाह करे 1-1.5 साल में फिर कोई लड़ाई झगड़ा का सिलसिला हो, अल्लाह ना करे हो, क्योंकि इससे आपको मुल्क ही बर्बाद होता है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर ये चीज़ मुमकिन है। तो उस वक्त बैठना चाहिए खान साहब को भी, बाकी साहब को भी, ठीक है, आप इनको चोर डाकू, आप एक दूसरे को जो कोई भी समझते हैं, अब तो उनके मुखालिफिन भी सारे वो चीज़ें जो खान साहब अपने मुखालिफिन को कहते थे, वो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्ड चोर डाकू, बदकिरदार और फलाना। तो उसमें तो हो सकता है कि आप सियासतदान बैठ कर एक ऐसा हल्फिया और इस कदर मजबूत एक मिसाक़ जमहूरियत, उसी मिसाक़ जमहूरियत के अंदर कुछ चीज़ें इजाफा करके बाकियों को स्टेक होल्डर बना के फिर ये इसके लिए तो बैठा जा सकता है। बाकी इस वक्त फिर खान साहब जब बात करें तो सियासतदानों से किस बुनियाद पे बात करें, क्या बात करें, आप बताएं ना। तो ये नहीं, तो ये खामखा का है कि जी आप जो है ना वो आर्मी चीफ से बात की सियासतदानों से बात करें, भाई ये नहीं है। खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है इस मामले में, जहाँ पर उनको बात करनी चाहिए वो उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं से बात होगी। यानी वो बजाय इस लड़ाई को वो करने के, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर इसको हल करना है तो बैठ के हल करो, ये मसाइल है, इस पर बात की जाए। खैर, एक और चीज़ जो इनके मुखालिफिन खान साहब के साथ करते हैं कि इनको बार बार बाजवा और फैज़ का ताना, जब बाजवा और फैज़ का, देखो भाई आप ठीक है, उस 3-3.5 साल या 4 साल के अरसे में जितना इनका ताल्लुक़ था और जिस कदर इनके आपस में रिलेशन और ये सब कुछ था, वो हम मानते हैं, यानी उसमें ये हुआ, लेकिन बार बार इसका ताना देना, ये ताना अब ख़त्म होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि खान साहब इस वक्त जो जिस हद तक जाकर उन्होंने ख़ास तौर पर बाजवा की जो मट्टी पलीत कर दी है ना, तो अब ये ताना बनता नहीं है, ठीक है, खान साहब ने अपना हक अदा कर दिया है। इसी तरह फेस पे भी उन्होंने कहा ठीक है, उन पर कोई केस बनता तो बनाओ, हमें क्या मसला है, तो बहुत ये भी उसूली मौक़िफ़ है। इसी तरह ये वाहिद सियासी रहनुमा है, आप इसको ये कहें कि यूनिक एक रहनुमा है, जिन्होंने एक साबिक़ रिटायर्ड आर्मी चीफ को इस बात पे मजबूर कर दिया कि वो अब बैठ के अपनी माँ की कब्र की कस्में उठाता है, कुरान हाथ में उठा के कस्में उठाता है कि हमारा कोई वो नहीं था, हमने नहीं किया। तो बाबा तुमने नहीं किया तो क्या हमने किया, ठीक है, हम रेडी चलाने वालों ने, ये किताबें पढ़ने वालों ने, इन्होंने किया, सारा कुछ किया, तुम नहीं है, समझे ना, सारा कुछ तुम्हारा इसमें है। अब तुम, यानी ये सबसे बड़ी बात है कि खान साहब ने उस शख्स को, मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है, ये जहन में रखिएगा, तो उस मरे हुए हाथी को मजबूर कर दिया पब्लिक में आकर सहाफ़ियों के साथ बैठ के बात करने पर। इससे पहले भी रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद भी ये हुआ, बड़ी सफाइयाँ। तो ये खान साहब एक सियासी आदमी की ताकत की निशानी है और इस पर आपको खुश होना चाहिए कि एक सियासतदान ने उस शख्स पे, रिटायर्ड आर्मी चीफ को, इतना ज़्यादा ज़िज कर दिया, नक़्द किया उनके ऊपर कि अब वो अपनी सफाइयाँ दे रहे। तो इसको आप ये कहना है कि भाई ये उसी के साथ मिल के किया, तो किया है ना, उस वक्त किया, तो अब नहीं कर रहे वो, अब वो बिल्कुल मुखालिफत कर रहे, तो इसमें क्या मसला है। ये भी बिल्कुल उसूली बात है। यानी उस वक्त उनको ये लगता था कि भाई मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमें मिल के चलना चाहिए, या उनको ये लगता था कि इन्होंने हमारे बहुत सहारा दिया तो ठीक है, लेकिन अब जब उनको ये पता लगा कि इसने हमारे पीठ में छुरा घोंप पे है, खान साहब के बकौल, तो अब उसकी, तो उस बुनियाद पर वो चुप नहीं है कि नहीं, चूँकि किसी ज़माने में इसने हमारे साथ दिया था, तो अब मुझे और किसी उसूली बात पे भी इनकी बात खिलाफ मुखालफत नहीं। ये खान साहब का उसूली मौक़िफ़ है, ठीक है। और ये मोहसिन कुशी का इल्ज़ाम लगाते लोग कि ये मोहसिन कुश है, भाई कैसे, कि देखो फैज़ और बाजवा, तो बाबा अपने मोहसिन कुशी नहीं है, ये उसूल परस्ती है। यानी अगर आपको किसी से कोई मराहत मिलती है, कोई तनख्वाह मिलती है, आपको किसी से कोई फ़ायदा मिलता है मिसाल, तो उस वक़्त तक तो आप उसकी हिमायत करते रहें, ठीक हो गया। उसका जब आपको उससे फ़ायदा मिलना बंद हो जाए और उसके बाद भी अगर वो शख्स कोई गलत काम करे, तो क्या आप उसको तनकीद करने को या उसको बुरा कहने का मोहसिन कुशी कहेंगे? फिर उसूल परस्ती क्या है, आप बताएं। यानी एक शख्स है जिसका मुझ पे बड़े एहसानात है, ठीक है, अब मैं उनके एहसानात के तले दबा हूँ, लेकिन अगर मेरा कोई मजहबी वर्ल्ड व्यू है, मेरा कोई
सेकुलर वर्ल्ड व्यू है, मेरा कोई और इस तरह का नुक्ते नज़र है जिसकी बुनियाद पर मुझे लगता है कि उस बंदे की ये चीज़ें गलत है, तो क्या मुझे इसलिए खामोश रहना चाहिए? तो ये नहीं, यानी यही वो चीज़ है जिसके अंदर आपको फ़र्क करना है कि ये मोहसिन कुशी है या आपने अपने किसी उसूल और बुनियाद उसकी बुनियाद पे आपने ये कदम उठाया। तो कहने का होता है कि यहाँ पर भी आप ये देखेंगे कि यहाँ पर खान साहब जो है वो बिल्कुल उसूली मौक़िफ़ पे हमें नज़र आते हैं। कल जाके क्या होता है ये नहीं पता। अच्छा, फिर खान साहब की जो किरदार कुशी की पूरी एक मुहिम जो चली, ठीक है ना, ख़ास वो जो गढ़ी और उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान से साथ जो कहा गया, हमारे जो कहानियाँ लोगों ने सुनाई, अब हम तो पहले यही समझते थे कि कहानी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब उस कहानी की 2-3 शक्लें या उसकी 2-3 जो रिवायतें सामने, अब बंदा किस पे भरोसा करे, समझे ना, कि उन्होंने जहाज़ में बैठ के मोहम्मद बिन सलमान को गाली दी अपनी किसी निजी महफिल में, कोई कहता है जहाज़ में बैठ के दी जब वो सऊदी अरब से अमेरिका जा रहे थे, कोई कहता नहीं वो वहाँ होटल में बैठ के गाली दी, कोई कहते यहाँ वापस आके, अजीब अजीब बातें ना। तो ये किरदार कुशी जो आपके यहाँ होना शुरू हो जाती है ना, जो जब आपके हवाएं आपके ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर आपकी किरदार कुशी उस अंदाज से होती है कि इंसान हैरान रह जाता है। वो जो आपके यहाँ वाउडा साहब एक बड़ी अच्छी बात वो करते हैं, मतलब वो किन का है, और देखे जरदारी लोगों ने कैसे उनको जिताया, और ख़ास तो वो एक बात करते हैं ना कि जब आपके मुल्क में आईन कानून जो अपना अदलिया फैसले, वो कहते हैं जब हवाएं आपके ख़िलाफ़ हो तो फिर चूंटी को भी गुजरने का नहीं मिलता, वो यानी वो भी चूंटी भी फंस जाती है, कानून और आइन की बारीकियों में उसको फंसा दिया जाता है, और जब हवाएं आपके हक़ में हो तो हाथी को भी गुजार दिया जाता है और सबकी आंखें बंद होती है। तो ये किरदार कुशी। और अच्छा जी, एक ये बात कि खान साहब जो है ना ये सियासतदान नहीं है, इसके अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं करता सियासतदानों से, तो भाई अगर आप एक उसूली मौक़िफ़ पर खड़े तो आपको नहीं करना चाहिए ना, तो ठीक है। बाकी आपके मुल्क के अंदर बेहतरी लाने, सिविलियन बालादस्ती, उन चीज़ों के लिए ठीक है, आपको बैठना चाहिए, हर एक को दूसरे के साथ बैठना चाहिए, यानी सियासी जो मुखालिफत है उसको ठीक है दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए कि आप दूसरे के साथ ही ना बैठे, लेकिन इस बुनियाद पे उनको बुरा कहते रहना या उनकी किरदार कुशी करना कि भाई ये तो सियासतदान है, अच्छा उनके अपने हामी भी इसको बड़े फ़ख्र से कहते हैं, तो भाई सियासतदान होना तो बड़ी बात है ना, यानी वो आपके पूरे निज़ाम और सिस्टम को चलाने के लिए जो दिमाग है वो यही लोग हैं। तो खैर कहने का मतलब एक तो ये उन पे बात की जाती है। अच्छा, सबसे बड़ा जी ये हमने देखा कई यूट्यूबर्स को ख़ास तौर पर जी, जेल में बैठकर मीडिया से गुफ्तगू, रोज़ गुफ्तगू, भाई ये देखो इतनी आज़ादी मिल गई, तो भाई आपको किसने, इसमें आपको क्या तकलीफ़ है? आपको पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे कि खान साहब जब भी समाअत होती है, कुछ सहाफ़ियों को अदालत ने इजाज़त दी हुई ना, वहाँ जाते हैं वो बैठ के वो बात करते हैं। अब जो आपका लीडर था ख़ास तौर पर खान मियाँ साहब, आप देखें वो सुम्मुन बुकमुन उम्युन, मतलब वो जब जेल में तो बिल्कुल ही वो सुम्मुन बुकमुन, यानी उनकी तो ज़बान क्या, कुछ भी नहीं उनका वो होता था। अच्छा जी चलो आप जेल से निकल गए, इलाज के लिए चले गए, वहाँ पर भी आप बिल्कुल सन्नाटे में रहे। अच्छा जी चलो वो भी आपकी मजबूरी थी, मुआहिदा था, उसके बाद फिर आप वापस आए। क्या अभी तक नवाज शरीफ साहब ने किसी को इंटरव्यू दिए है? कोई एक सहाफ़ी बता दे, बस वो शायद कोई पार्टी के 1-2 इजलासों में जिन्होंने गुफ्तगू की बस। तो भाई आपकी लीडर की अगर ज़बान ही बंद है या उसको हिम्मत ही नहीं बात करने की, वो डरपोक है, खौफज़दा है, अपनी कोई सियासी मजबूरी है, कोई मुफाहिमत है, कोई मुआहिदा है जिसकी बुनियाद पर चुप है, तो आप अपने लीडर से कहें ना वो भी बकना शुरू करें ना, यानी जो बोल रहा है आपको उससे तकलीफ है, और जो बिल्कुल गूंगा बहरा बना हुआ है आप उसकी हिमायत में बैठे हैं। इसी तरह जरदारी साहब को देख लें, ये भी बिल्कुल इस तरह, मतलब चले जरदारी साहब के अंदर तो ये कहे कि वो वैसे तबन, यानी उनका ये तरीका है कि वो ज़्यादा खामोश रहते, बोलते कम है, लेकिन आपको किसी ने रोका तो नहीं था ना। ठीक है, खान साहब के दौर में इंटरव्यू हुआ, उसको रोक दिया गया हामिद मीर का, वो गलत हुआ, उसकी तो कोई हिमायत नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद कि आपको मौका नहीं मिला। आप कितने इंटरव्यूज़ देते हैं, कितनी गुफ्तगू आप करते हैं। बिलावल साहब को देखें, महीनों महीनों गायब रहते हैं। अब वो खान साहब जो कि कमज़ोर इंसान है इस वक्त, कमज़ोर में बार बार उस मफहूम में कह रहा हूँ कि वो नरगे में है, हालांकि देखा जाए तो यानी जिस तरह उनके एक हिमायत लोगों में मौजूद है उससे तो वो ताकतवर आदमी है, लेकिन वो ताकतवर आदमी अपने मुखालिफिन के नरगे में वो फंसा हुआ है, उनको घेरा हुआ है, एक कमरे में बंद करके जेल में बंद रखा हुआ है उनको। तो उस पर भी अगर वो खुल के गुफ्तगू कर रहे हैं और बाकायदा लड़ के कि भाई मुझे बात करने का मौका दो, बाकायदा उन्होंने पिटिशंस दायर करके इजाज़तें ली हुई, तो आपको क्या तकलीफ है? तो ये मुझे समझ में नहीं आता। ये जो जमहूरियत के अलंबरदार बने हुए हैं, उसूली मौक़िफ़ के अलंबरदार बने हुए लोगों को ये इतनी हया इन बेगैरतों को नहीं आती। ये माजरत में इस तरह की ज़बान आम तौर पर इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक मजबूरी में कर रहा हूँ। मतलब आपको उनकी गुफ्तगू पे तकलीफ़ है, अपने लीडर्स के गूंगापने पे, बहरापने पे आपको तकलीफ़ नहीं है। खान साहब को बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, बहुत ज़ोरदार तरीके से बोलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमारे ख्याल में
ये चंद एतराज़ात जो लोग, बाकी वो बुशरा बीबी वाला उस पर जो किरदार कुशी, वो 190 पाउंड्स का जो मिलियन पाउंड्स का जो केस है उस पर, गढ़ी वाले पे, ये सब चीज़ें आपके यहाँ हिस्सा है। यानी अब वो जो उनकी बेटी मुबैना जिसको कहा जाता है, भाई तो ये अभी की तो बात नहीं है ना, मतलब ये तो जब से खान साहब सियासत में उस वक्त से बात हो रही है। तो इस वक्त आपने ये केस कैसे उठा लिया, मतलब यानी हम ये नहीं कह रहे कि नहीं उठाना चाहिए था या उठाना चाहिए था, इससे बात नहीं। जब वो शख्स आपको नापसंद हुआ तो आपने ये सारे गलाजतों को निकाला ना, ये गलाजत आपकी नज़र में है, ये गंदगी है, ये सब बुराइयाँ थी, तो पहले भी ये सब चीज़ें थी। उस वक्त तो आप बिल्कुल चुपचाप सब कुछ, अब आपकी मुखालफत शुरू हो गई तो आपने हर वो चीज़ निकालनी है जिस पे 30-30 साल से 20-20 साल से सबको मालूम है और सब खामोश है। तो ऐसा नहीं, ये लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि लोगों को चीज़ें समझ में ना आए। खान साहब का एक अहम जो हम समझते हैं, एक तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी जिसकी वजह से अब हमें लगता है कि खान साहब उन सियासी रहनुमाओं में अब वाहिद सियासी रहनुमा इस वक्त रह गए जो सिविलियन बालादस्ती के लिए वाकई में वो अब लड़ाई लड़ सकते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और आइंदा इनको मौका मिला तो उम्मीद यही है, हम ये इनके ऊपर पेशगोई तो नहीं करेंगे, उम्मीद यही है कि अब ये वाहिद यानी हकीकी मानों में पाकिस्तान को एक जमहूरी और आइनी रियासत बना के दम लेंगे, ये उम्मीद है उनसे। बाकी ठीक है, मौलाना साहब भी है, अब वो चूँकि इक़्तिदार में नहीं है तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक जो अहम काम हुआ वो ये है कि खान साहब ने मुल्क का एक अहम हिस्सा तबका रह गया था जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था, यानी नून लीग वाले हो गए, पीपल्स पार्टी वाले हो गए, ANP वाले, मौलाना के मानने वाले, इन सब को तो ये था कि भाई मुल्क में सिर्फ सियासतदान, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को ही हुकूमत करनी चाहिए, तमाम अच्छे बुरे फैसलों का इख्तियार भी इनको होना चाहिए और इसकी ज़िम्मेदारी भी इन पर होनी चाहिए, और जो आइन में जिस जिस इदारे का, जिस जिस शख्स का, जिस जिस तबके का जो जो दायरा कार मुतय्यन है उसमें सबको रहना चाहिए। ठीक है, इस पे इन सब पार्टियों के लोग तो आ गए थे, लेकिन 2022 तक एक पार्टी का ये रह गया था। अब ये अच्छा हुआ कि खान साहब के पार्टी के लोग ना सिर्फ इस मौक़िफ़ पर आ गए बल्कि वो बाकियों से शिद्दत के साथ आ गए। ठीक है, यानी बाकी लोग तो फिर भी ठीक है करते थे बात ये वो, लेकिन इन लोगों ने न सिर्फ बात की बल्कि लड़ाइयाँ मोल ली, जेलों में गए, इनके साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने। मुज़ाहिमती सियासत इस वक्त अगर कही है तो एक ही जगह पर है इस वक्त, कल का क्या होता नहीं पता। मौलाना साहब को आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मौलाना साहब के अपने दूसरे मसाइल हैं, लेकिन वो जमहूरियत और अवामी सिविलियन बालादस्ती वगैरह के मौक़िफ़ के वो भी हामी है। लेकिन इस वक्त लम्हे मौजूद में अगर कोई शख्स मुज़ाहिमती सियासत पे है तो खान साहब है, और जमहूरियत पसंदों के लिए मुज़ाहिमती सियासतदान न सिर्फ काबिल कबूल होना चाहिए बल्कि उनकी हमदर्दियाँ उनके साथ होनी चाहिए, उनकी मुआमलत उनके साथ होनी चाहिए कि भाई कम से कम मुज़ाहिमत की कोई आवाज़ तो है ना, कोई एक शख्स तो खड़ा है ना जो ये कर रहा है। तो मुज़ाहिमती सियासत, और सबसे बड़ा जो हमें लगता है, हम तो यही समझते थे कि खान साहब बड़े बुज़दिल टाइप होंगे और बड़े अल्ले तल्लों में पला हुआ और एक स्टार, और ये एक जो तरीक़ा है, यानी एक चीज़ सियासतदान है वो तो भीख मांगता है, गिड़गिड़ाता है, सजदे में भी गिर जाता है अपने अवाम के या अपने जहाँ पर उनको सियासी मकासद का हुसूल हो। लेकिन खान साहब के अंदर ये चीज़ नहीं थी, यानी वो एक स्टार थे और स्टार का अपना एक मिजाज होता है, हीरो का अपना एक मिजाज होता है। लेकिन तो उसमें ये लगता था कि शायद, यानी हम क्या सारे लोग कहते हैं ना, बस ये महीने में इनकी हवा निकल जाएगी, सब लग पता जाएगा। तो खान साहब ने बेहतरीन वो किया कि इस वक्त खान साहब न सिर्फ डट के जेल काट रहे हैं, बबांगे धूल काट रहे हैं, बल्कि उस जेल के अंदर बैठकर जिनको वो अपना मुखालिफ समझते हैं उन पर बेबाकाना हमले करते हैं, ताबड़तोड़ हमले करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी खूबी है उस बहादुर इंसान की जिसको हम बुज़दिल समझते थे, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये अजीब व गरीब किस्म के नशे करते हैं और देखो ये हफ्ते में लग पता जाएगा। वो जो किरदार कुशी की सारी चीज़, और गलती ये है हमारे जैसे लोगों में भी कि बहुत सी चीज़ें जो मीडिया में बार बार आने की वजह से कि भाई एक या लोग उस तरह से उसको पेश करते जो हमें वो चीज़ें हकीकत नज़र आती, तो ऐसा नहीं है। यानी अब तो हमें लगता है कि हमें और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हर वो बात जो आ जाए जिस पे ज़्यादा लोग बात कर उस पर नहीं, ख़ुद अपनी एक वो करने चाहिए। तो ये आखिर में एक दो चीज़ें जो इसमें हम ये समझते हैं कि जो खान साहब की भी लोग कहते हैं कि सब्ज़ बाग दिखाया और बड़े नारे लगाए, तो भाई ये सब सियासतदान कर रहे हैं ना। अब खान साहब की खूबी कहे या ख़राबी, वो इस बात को इस कदर ज़्यादा दोहराते हैं, इस कदर ज़्यादा दोहराते हैं कि
लोगों को यकीन हो जाता है बस ये बंदा है, ये आगे तो आज ये है तो कल यूँ हो जाएगा। वो मंटो का जो एक अफसाना है ना कि नया कानून, उस तरह के लोगों ने कहा अच्छा नया कानून हुआ, सुबह उठा तो वो तांगेबान को लगा कि भाई अब नया कानून आया है, तो उसको लगा कि मेरी कोई बड़ी खुशहाली का दिन और शुरू होगा। तो कहता नहीं, अगले दिन जब हुआ वही घोड़ा, वही गाड़ी, वही सवारियाँ, वही, तो उसको कोई भी नहीं बदला हुआ नजर आए। तो ये है कि वो ज़्यादा शिद्दत से अपने एक बात को जब ले लेते तो उसको शिद्दत से बयान करता रहता, जिससे लोगों को ये लगता है कि बस ये। बाकी सब्ज़ बाग दिखाने में अल्हम्दुलिल्लाह कोई सियासतदान पीछे नहीं है। अब कुछ अक्ल आई है इस इलेक्शन मुहिम में, ख़ासतौर पर बिलावल और इस लोगों को देखा कि इन्होंने कोशिश ये की कि हम ये करने की कोशिश करेंगे, हम ये करने के लिए मेहनत करेंगे, ये नहीं तो इस पे सियासतदानों को, क्योंकि इससे फिर आवाम की नज़र में आप बेअतमाद हो जाते हैं, यार ये बंदा इतना बोलता था, झूठ था सारा। तो सियासतदानों को भी ये सीखने की ज़रूरत है, और सीखते सियासतदान, ऐसे नहीं है। तो नाकाबिल अमल कुछ बातें खान साहब भी करते थे, बाकी लोगों ने भी की। तो सिर्फ इस बुनियाद पे उनको अभी तक ताने देते रहना, तो फिर हर सियासतदान को ताना दे। आप कायद आज़म से लेकर यहाँ पर जो अभी इस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म तक, आप किसी को ना छोड़ें। यही शहबाज शरीफ था ना, वो आपके पंजाब को पूरा ख्वाब दिखा के कि मैं घसीटूँगा, लड़काना और लाहौर की सड़कों पे ये कर दूँगा, पेट फाड़ दूँगा। फजूल बातें हैं ना, मतलब आपको ये इस तरह की अहमकाना बातें ही नहीं करनी चाहिए। अगर कर ली तो फिर आवाम के सामने माफ़ी मांगे। तो इन बुनियादों पर सिर्फ खान साहब को ताने देना ये बनता नहीं है जी। वो पंजाब के डाकू को वज़ीर आला, भाई एक बार उसने कह दिया था खान साहब ने, उसका नहीं कहा। एक तकरीर में उन्होंने गुफ्तगू में जोश खिताबत में उन्होंने बार बार ये बात नहीं कही कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू सबसे बड़ा, लेकिन खैर। तो इस तरह की चीज़ें, आखिर में हम खान साहब के सेहत के लिए, उनकी बाइज़्ज़त रिहाई के लिए हम दुआगो भी है, और इस पर भी दुआगो है कि अल्लाह ताला उनको इस्तिक़ामत दे इस उसूली मौक़िफ़ पर जिसको वो अभी पेश कर रहे हैं। उस उसूली मौक़िफ़ पर जो उनका है कि मुल्क के अंदर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को ही हुकूमत बनाने का और हुकूमत चलाने का हक़ उन्हीं के पास है, बाकी सब अपने दायरे में रहे। अल्लाह करे इस मौक़िफ़ पर खान साहब भी कायम रहे। ऐसा ना हो कि बाद में वो बाकी सियासतदान जिन्होंने अपने अपने कंप्रोमाइज़ करके इनहराफ कर लिया, अब चुपचाप सुम्मुन बुकमुन हो गए, सब ने रोज़े रख लिए, ऐसा ना हो। लेकिन एक और बात जो हमारी दिली ख्वाहिश है कि वो ये कि खान साहब को भुट्टो नहीं बनना चाहिए। यानी ये मनफी मफ़हूम में नहीं है, ये मुस्बत मानों में है। यानी भुट्टो बनने का मतलब ये कि आप को फांसी हो जाए या आपकी कोई गैर तबी तरीक़े से आपकी मौत हो, ना आप ख़ुद इसके लिए आपको वो होना चाहिए, ना आपकी पार्टी के अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए, ना ही किसी और की। क्यों? इसलिए कि फिर आपके बाद आपकी पार्टी में कोई वो लोग नहीं है। ये हमारा दयानतदाराना तालिब इल्माना राय है कि जो वाकई आपकी तरह से इस्तिक़ामत के साथ और एक बग़ैर किसी डर और खौफ की लड़ाई लड़ने वाला कोई है तो आप दिखा दें। उमर अयूब टाइप इनको आप क्या ये समझते हैं? तो इनको ये नहीं बनना चाहिए। आइनी और कानूनी तरीक़े से ठीक है, लड़ाई तवील होती है, जेल से निकलना, ये केसेस, अदालतें, लेकिन आपको इसी पे रहना। बाकी है कि अपने उसूली मौक़े पे आपको रहना चाहिए। तो ये चंद चीज़ें थी जिसको हमने कहा कि आपके सामने बयान करें कि हम खान साहब के शदीद तरीन मुखालिफ शख्स जो है वो किस तरह से उनकी हिमायत करने पे क्यों मजबूर हुआ है या हो रहा है। ठीक है, ये आम सियासी कारकुनों को भी इसको देखना चाहिए। बाकी जो किसी पार्टी में किसी आप ओहदे पे फाइज हैं, आपको कोई मफाद है उस पार्टी से, इसलिए आप नहीं कहते तो वो ठीक है, अब वो आपकी कमज़ोरी है। इसी तरह कोई शख्स महज इस वजह से खान साहब की या किसी भी और सियासी रहनुमा की हिमायत में आए कि मुझे इधर से सियासी फ़ायदा मिलेगा या माली, तो वो एक माल और अपने मफादात का पुजारी को उसूल का नहीं, उसूल पे खड़े होने वाले इंसान को फिर अपने उसूलों का इतलाक़ हर जगह करना चाहिए। तो हम अपने उन दोस्तों से भी आज गुजारिश से दरख्वास्त करते जो हमें बार बार कहते थे कि अब तो खान साहब आपके उस पर आ गए, आप लोग जो बात करते थे तो अब, और उसमें हमें टाइम लगता है। यानी मेरा अपना ये मेरी तबीयत का तकाजा है कि हम जब किसी की हिमायत मुखालफत में दोनों में जब जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है हमें उसमें जाने में। यानी बहुत सोचो विचार, गौर फिक्र, माल हुआ माले को देखते एकदम जज्बात में आके, ठीक इंसान है कर भी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आमतौर पर हमारी कोशिश होती है कि एकदम जज्बात में आके आप एक नारे से मुतासर हो कि एकदम आप उस तरफ निकले, ऐसा नहीं। यानी हमें लगता है कि हमें टाइम लगेगा, मुझे ख़ुद लगता है इस तरह की चीज़ों में, गुफ्तगू में भी और ऐसे किसी मौक़िफ़ को अपनाने और रद्द करने में भी। ये है हमारा मजहबी लिहाज से भी जब हमारा सफ़र था उसमें भी यही था, और बाकी चीज़ों में भी कि हम बहुत सोच विचार करने की कोशिश करते हैं अपनी हद और इस्तिताअत के मुताबिक। ठीक है, इसलिए वक्त लगता है जब किसी की हिमायत
ये किसी के मुखालफत में, किसी मौक़िफ़ को कबूल करने, किसी मौक़िफ़ को मुस्तरद करने में। तो ये वक्त इसी तरह लगा, यानी हमने ऐसा नहीं कि खान साहब को जैसे निकाला गया तो एकदम हमदर्दी में आके हम वो नारा लेकर उठ गए, या जब 9 मई और इस तरह की सारी चीज़ें हुई, झगड़े, उस पर एकदम, या जैसे जेल में गए तो एकदम, यानी वो हमदर्दी पैदा होना शुरू हुआ। लेकिन उस हमदर्दी को बाकायदा अपने अंदर, अपने वजूद का हिस्सा बनाने में टाइम लगा। और इस वक्त जो मैंने आपको जो आखिरी 2-3 जो जेल और उसके अंदर बैठ के नरगे में होने के बावजूद जिस तरह वो बांगे दुहल अपनी बात कर रहे हैं या करते हैं, तो उसके लिए फिर कोई ऐसा ही मुतासिब शख्स ही होगा जो इस वक्त ये मौक़िफ़ ना रखे कि नहीं, खान साहब का जो इस वक्त जो उनका मौक़िफ़ है और इस वक्त जो जिस उसूली मौक़िफ़ पर वो कायम है वो उसूली मौक़िफ़ है। तो अगर आप भी उसूली मौक़िफ़ के हामिल शख्स है, किसी सियासी, मजहबी, किसी माली, किसी ओहदे के लालिश और उसकी हुसूल और उससे महरूम होने के चक्कर में आप किसी की हिमायत मुखालफत नहीं करते, तो फिर आपको भी अपने रवैयों पर नज़रसानी करनी चाहिए। ख़ास तौर पर उन यूट्यूबर्स को, उन सहाफ़ियों को जो इस वक्त बैठ के बातें करते हैं अभी भी, यानी वो महज, यानी आज से 5 साल पहले जिन बुनियादों पे वो खान साहब की मुखालफत करे, भाई वो बुनियादें क्या, वो इमारत ही ख़त्म हो कि वो बुनियादें मिट चुकी है, अब सब कुछ फिनिश है, लेकिन आप लगे हुए। बहरहाल हर एक का अपना वो है, देखने का जावे। हम किसी को लिफाफा, किसी को मफाद परस्त कहने का इल्ज़ाम लगाना बहुत ही ये हौलनाक बात है, इंतहाई मजहबी लिहाज से भी, अखलाक़ी लिहाज से भी, सेकुलर अखलाक़ी लिहाज से, हर लिहाज से घटिया हरकत है। ये तो हम नहीं कर सकते, इल्ला ये कि हमें मजबूत कोई प्रूफ मिल जाए कि भाई ये बंदा वाक़अतन किसी महज ज़ाती मफाद के लिए ही कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम उन सहाफ़ियों को या उन दोस्तों को हम ऐसा नहीं समझते, क्योंकि ये इल्ज़ाम फिर हमारे ऊपर भी लोग लगाते थे पहले भी, अब भी लगाते हैं, ठीक है, किसी और हवालों से। तो बस ये कुछ बातें हमने कहा कि खान साहब के हवाले से करें। आम तौर पर हम अपने चैनल पे बातें कम करते हैं, लेकिन उसूली मौक़िफ़ सियासत वगैरह पे, जमहूरियत पे, मुल्क के अंदर जो क्या कहना चाहिए, सिविलियन और मिलिट्री के जो चपकलिश, इन सब पे उसूली मौक़िफ़ पे उसूली बातें तो हम करते हैं, नज़रियात पे बात करते हैं, लेकिन मखसूस करके हमने सिर्फ जरदारी साहब पे एक प्रोग्राम किए हैं और बीवी पर 1-2 प्रोग्राम हमने किए थे अपने इस पे, और ख़ान साहब पे हमने चूँकि ज़िमनन कई जगहों पर उन पर नक़्द करते हुए बुरा कहा था उनको, और अपने फेसबुक और इस तरह की जगहों पर, ट्विटर वगैरह पे हम बहुत ज़्यादा उनके पर नक़्द करते हुए बहुत कुछ लिखते थे। तो आज हमने कहा कि हम उसका इज़ाला करें, यानी इज़ाला इस मफ़हूम में कि अपने उस उसूली मौक़िफ़ को या उसूल जो हमने बनाया है चीज़ों को देखने, परखने, समझने के, उस बुनियाद पर हमें लगता है कि आप खान साहब की हिमायत करना, हर उस शख्स को अपने रवैये पर नज़रसानी करते हुए देखना चाहिए जो मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती चाहने वाला कोई भी शख्स हो, ठीक है। किसी की महज दुश्मनी, किसी के साथ महज मोहब्बत में नहीं, आपको किसी की शक्ल बुरी लगती है, किसी सियासतदान की, इस बुनियाद पर आप उसके ख़िलाफ़ है, तो ये तो फिर कोई रवैया नहीं हुआ ना। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, फिर इंशाअल्लाह दोबारा आपसे किसी और मौजू पर मुलाकात होती है।